एहतजाज एहसन साहब, ज़ाहिर है हुकूमत एहतसाब के नारे के साथ ही इक़्तिदार में आई थी, लेकिन अब 3.5 साल गुजरने के बाद हम देख रहे हैं कि बड़ी तनकीद होती है कि हुकूमत का ये जो नारा था एहतसाब का, ये बुरी तरह पिट गया है। प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात को कहते हैं कि हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। अब ज़ाहिर है शहजाद अकबर साहब को तब्दील करके मुसद्दिक अब्बासी साहब को तैनात कर दिया गया है, तो सर आपको लगता है कि इस तब्दीली से हुकूमत मतलूबा नताइज हासिल कर सकेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हासिल कुछ कर सकेगी, क्योंकि शहजाद अकबर, अब मुझे नहीं मालूम कि उनका आपस में ताल्लुक और वास्ता और रिश्ता क्या था, और शहजाद अकबर ने कोई बदगुमानी की है कि नहीं की, ये कहना मेरे लिए तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम तो किसी इक्वेशन में नहीं है उनकी। बज़ाहिर शहजाद अकबर को बड़ा अबूर था उन मुकदमात पे जो शरीफ खानदान के खिलाफ अदालतों में थे, और उसको एक एक टीटी का, एक एक उसमें अमाउंट का, वो अजबर जिस तरह होता है वो उस तरह उसको शहजाद अकबर को महारत थी इन मुकदमात पे। खास कर वो क्यों फेल हो रहे थे या चल नहीं थे रहे आगे, उसमें अदालतें लंबी लंबी तारीखें दे देती थी। वैसे ही कानून में लिखा हुआ है, ये कोई नए कानून की जरूरत नहीं है। अच्छा। नैब के तो कानून में लिखा हुआ है कि 8 दिन के अंदर सारा फैसला होगा और डे टू डे ट्रायल होगा। तो ये इस पे कोई भी अदालत ने किसी वक्त भी कभी भी कोई इसको मरून में खातिर नहीं रखा ऐसी किसी भी इंस्ट्रक्शन को कि इतने दिनों में ये फैसला हो जाना चाहिए। इसको कोई नॉन बाइंडिंग सी समझते हैं लेजिस्लेटिव, यानी कानून के तरफ से जो पाबंदी नहीं है इस किस्म की अदालत पे, और अदालत को देखना पड़ता है कि हालात के ऐसे हैं कि नहीं कि 30 दिन में या बताए गए 60 दिन के अंदर ट्रायल खत्म हो सकता है कि नहीं। अगर उसको 60 दिन के अंदर खत्म करो और उससे इंसाफ को नुकसान पहुंचे तो फिर उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो। तो कोई अदालत ने किसी को इन हिदायत को, कानूनी हिदायत को कभी संजीदगी से सीरियसली लिया ही नहीं, और वैसा ही होगा अगर ये आप फिर से कुछ ऐसी हिदायत दे देंगे कानून के जरिए। चले, इसमें कोई साहब एक और एलिमेंट भी है। अब ये बहस हो रही है कि जी ये किक बैक, करप्शन, ऑफशोर जो है अकाउंट्स को अनर्थ करना, ये वाइट कॉलर क्राइम है, बड़ा मुश्किल काम है। वो कहते हैं जी इसमें बड़े बड़े स्कॉटलैंड यार्ड को देख लें, इसके बाद FBI देख लें, वो भी बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ा कंटिन्यूस प्रोसेस है, बड़ी मुश्किल से जाके कन्विक्शन होती है। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल गेन के लिए सब कुछ था, या PTI की गवर्नमेंट या इमरान खान साहब वाकई चाहते थे कि ये कुछ हो जाए जो अब अल्टीमेटली वो मान लें कि हम एहतसाब नहीं कर पाए? नहीं, ये एहतसाब देखिए, अगर तो 1-2 मुकदमात आप लें तो वो तो कट एंड पेस्ट और क्या, मतलब बिल्कुल कोई उनमें दुश्वारी नहीं है। आप बजाय ये कि 95 या 200 गवाह दें और टीटीज को जो 100 टीटीज का आप ये टेलीग्राफिक ट्रांसफर जो पैसे के हुए हैं कि यहाँ से लंदन रुपयों में गया, रुपयों के हिसाब से को कन्वर्ट करके वही पैसा विद इन सेकंड क्लिक, अब तो क्लिक से पैसा पहुंच जाता है ना, ट्रैवल कर जाता है, क्लिक करके वो मॉडल टाउन की ब्रांच में, सलमान शहबाज की ब्रांच में आ गया 50 करोड़, कभी 60 करोड़। तो वो ये तो बहुत मुख्तसर इसमें ट्रायल होना चाहिए था। एक आपको चाहिए कैशियर या असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर जो उस वक्त मैनेजर हो हबीब बैंक की ब्रांच का, क्योंकि हबीब बैंक इसमें ज्यादा इस्तेमाल हुआ लगता है, उस ब्रांच का, जिसमें वो आके कहे कि जी ये कागज है अंडर द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट ऑफ 1887, 1887 का एक्ट है, उसके तहत वो किताबें भी लानी नहीं पड़ती, उनकी कॉपी ले आए और अदालत को दिखा दे तो बैंकर्स बुक्स को एक ये समझा जाता है कि ये दुरुस्त है, अनलेस कोई उनके खिलाफ कोई एविडेंस
स्पेसिफिकली न लाया जाए। सही। तो बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1887 के तहत आप ला के किताबें गोशवारे दिखा दें, उनकी कॉपियां दे दें अदालत को, अब उसके उन पे बोझ बार सबूत मुल्ज़िम पे चला जाएगा कि ये पैसा किस तरह गया, क्यों गया। ये तो एक गवाह आपको चाहिए हबीब बैंक का लाहौर से, एक हबीब बैंक का लंदन में जिसने काम किया उस वक्त, एक हबीब बैंक का मॉडल टाउन ब्रांच से, और जिसने इस ट्रांजैक्शन में हिस्सा लिया हो। अब वो चाहे कहीं बैठा हुआ एलाइड बैंक में या कहीं कराची में लगा हुआ हो, पर उस जमाने का जिसके पास से वो गुजरा है पैसा, वो ला के एक टीटी पे भी आप गिल्टी करा ले तो आपको सजा उतनी मतलब मिलेगी जितनी कि ज्यादा को करेंगे। तो ये तो टीटीज वाला तो बड़ा ही क्लियर और मेरी निगाह में बड़ा सिंपल केस है। फिर वो उसके बाद देखना है कि वो जब मॉडल टाउन ब्रांच में आ गया है, एक साहब के नाम, तो उसने किस किस को वो दिया है पैसा, उसमें कहते हैं कि सारी फैमिली में वो नुसरत बेगम को भी और शहबाज शरीफ को भी और मरियम बीबी को भी वहां से पैसे मिलते रहे। ये अखबारों में रोज आ रहा है, टेलीविजन पे रोज आ रहा है। तो ये उनको उसके बाद उस पैसे में किधर किधर गया वो पैसा, जहाँ जहाँ पैसा जाता है उसकी क्रिमिनलिटी साबित होती जाती है। या वो बताएं कि ये मैंने पैसा नहीं लिया, ना मेरे अकाउंट में आया, ना मेरे से ये धोखा हो रहा है, तो वो उस तरह हो रहा है। अगर उन्होंने आगे से उसको इस्तेमाल भी किया है तो फिर ड्रॉ किया है उसको किसी अपने काम के लिए, निजी जरूरत के लिए कर दिया, तो वो पैसा जिस तरफ जाएगा उस तरफ वो क्रिमिनलिटी और मुजरिमाना हैसियत उसकी साबित करता जाएगा, जिस साहब की बीबी के अकाउंट में जाएगा। अच्छा एहतिसाब हसन साहब, जिस तरह से आपने भी अभी बात की कि सबूत बड़े वाजे हैं, जिस तरह से शहबाज शरीफ का जो टीटीज वाला केस है उस पर भी आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर बड़ा क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बड़ी तनकीद होती है कि हुकूमत क्लेम करती है कि हमारे पास वाजे सबूत भी हैं, सब कुछ है, लेकिन केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रही। इस पर बहुत तनकीद होती है। अभी आपने भी बात की कि नैब के कानून के अंदर ये बात मौजूद है कि 8 दिन के अंदर अंदर फैसला होना चाहिए, डे टू डे जो है वो इन केसेस का ट्रायल होना चाहिए, लेकिन अदालतें इस कानून को खातिर में नहीं लाती। तो फिर सर हुकूमत पर ये तनकीद के केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, जिम्मेदार आप क्या समझते हैं? ये निजाम है, अदालती निजाम, या फिर गवर्नमेंट है? नहीं, किसी हद तक तो गवर्नमेंट भी है, किसी हद तक अदालती निजाम भी है। हाँ। उसको हम बिल्कुल बरी जिम्मा नहीं कह सकते। और अदालतों के जो ताबीरें हैं और तफसीरें हैं कानून की, मिसाल के तौर पे कि यही कि मैंडेटरी नहीं होता कोई डायरेक्शन टू ए कोर्ट के इतने दिनों में ये फैसला करो, उसका फिर मातहत अदालतें फायदा उठा के, और वो 1.5-2 साल तक नहीं होता, फिर उनकी जमानत हो जाती है उस दौरान। ये मैं सिर्फ नैब कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा और शरीफ फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, अमूमी तौर पे यही सूरत हाल है। तो उसके बाद वरना तो असल में नैब में एक केस के मुकदमे के 2 होते हैं हिस्से, समझ लें। पहला स्टेज होती है, पहला मरला होता है इन्वेस्टिगेशन। सही। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन है कलेक्टिंग एविडेंस। ये उसमें ज़ाब्ता फौजदारी में जो डेफिनेशन है उसकी तारीफ ही ये है कि इन्वेस्टिगेशन में आप पुलिस इंस्पेक्टर होगा या जो भी होगा तफ्तीशी अफसर, वो तफ्तीश क्या करेगा, वो एविडेंस कलेक्ट करेगा। सही। अब वो एविडेंस कलेक्ट करके मुरतब कर लेना ये तफ्तीश का काम है। इसमें सारी टीटियां भी आ जाती हैं, सारा सबूत आ जाता है, वो टेलीविजन पे भी प्रोग्रामों में चल रहा होता है, दिखा भी रहे होते हैं। पर दूसरा मरला जो है वो है प्रोसिक्यूशन, यानी इस्तगासा। वो अदालत के सामने उस सारे केस को पेश करना, उन डॉक्यूमेंट्स को पेश करना। अब इसमें नैब बहुत कमजोर है, या मतलब है दानिस्ता तौर पे ऐसा उन्होंने किया है। सही। कमजोरी इसमें चोई साहब, ये जो जरदारी साहब के केसेस हैं, खास तौर पे ये बैंकिंग वाला केस और फिर ये न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट वाला केस, वो ये कहते हैं कि जी जरदारी साहब के इतने तकड़े वकील होते हैं, इसी तरह नवाज शरीफ साहब के,
کہ وہ جب پروسیکیوشن اپنا کیس لے کے جاتی ہے تو ایک آدھ سالڈ سا پوائنٹ ڈھونڈ لیتے ہیں جو سکم رہ جاتا ہے، جس کو تیاری کر کے دے کے نہیں جاتی حکومت والی سائڈ، نتیجہ چند حکومت اپنا مجبور ہو جاتی ہے عدالت کو ریلیف دینے میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے سکم رہ جاتے ہیں؟ جی اعتصام صاحب 30 سیکنڈ سے۔ زرداری صاحب کے تو میرا خیال ہے وہ تو کٹارے میں کھڑے ہوئے ہیں 1990 سے وہ کٹارے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا تو کوئی نہ انہوں نے کوئی جعلی ڈاکومنٹ دیا ہے، یہاں کلیبری فانڈ والا جعلی ہے، ارشد ملک کا ویڈیو جعلی ہے، شمیم رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ خود بنا کے اور وہ الزام لگائے ہیں عدلیہ پہ، وہ جو جتنے ڈاکومنٹس انہوں نے منی ٹریل آج تک نہیں دی۔ زرداری صاحب پہ اس قسم کا کوئی آپ الزام نہیں لگا سکتے، اور 1990 میں گرفتار ہوئے ہیں اور کنٹینیو۔ بالکل، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تب سے حساب دیا جا رہا ہے۔